हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस न्यू स्टोरी को गाइस रिव्यू जरूर दीजिएगा बाकी स्टोरी के जैसे, ताकि इसके आगे के चैप्टर्स को अपलोड करता रहूं अगर ऐसी लगे तो। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गाइस। च1 तबाही का मंजर, जानक की मौत। माफिया की दुनिया, जिसे डार्क वर्ल्ड काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। डार्क वर्ल्ड में गवर्नमेंट के नजरों से बचकर हर तरह का गलत और गैरकानूनी काम होता है। ऐसा नहीं है सरकार को कुछ पता नहीं है, सब कुछ जाने के बाद भी इन माफिया का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सत्ता माफिया के हाथ में होता है। अगर वह चाहे तो कुछ मिनटों में सरकार बदल सकते हैं। जिसके पास पैसा और पावर होता है, राज भी उन्हीं का होता है। मास्को शहर से दूर समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड, जिसके चारों तरफ हाई सिक्योरिटी लगा था। दूर से देखने पर वहां सिर्फ जंगल दिखेगा, लेकिन अंदर जंगल के बीच कई बड़े बड़े बिल्डिंग बना था। शहर से दूर यहाँ एक अलग ही दुनिया बसा है, जिसे गुनाहों की दुनिया कहा जाता है। यह आइलैंड रशियन माफियों का स्ट्रिक्ट प्लेस बेस है, जहाँ सब मीटिंग करते हैं। आज भी यहाँ एक खास मीटिंग चल रहा था। एक बड़ा सा काला कमरा, जिसमें एक बड़ा सा टेबल लगा, उसके चारों तरफ 100 से ज्यादा कुर्सियां लगे थे, जिन पर इस वक्त 100 से ज्यादा लोग बैठे थे, किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे पर परेशानी के साथ गुस्सा और चिढ़ के भाव था। यहाँ इस वक्त दुनिया के कई सारे माफिया आए थे। कुछ वक्त बाद कमरे का गेट खुला और करीब 50 गार्ड्स अंदर आकर चारों तरफ फैल गए। उनके बीच से होते हुए एक 50 साल का आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके आते ही सब अपनी जगह से उठ गए। वह आदमी बिना किसी पर ध्यान दिए हेड चेयर, जिस पर माफिया गॉडफादर बैठते हैं, उस पर बैठ गया। उनके बैठते ही सब अपनी जगह बैठ गए। रशियन माफिया गॉडफादर मीटिंग शुरू करने का इशारा किए तो उनमें एक आदमी, जो दिखने में ब्रिटिश लग रहा था, वह हल्के गुस्से भरी आवाज में गॉडफादर से कहा, यू प्रॉमिस्ड अस इफ वी विल हेल्प यू टू टेक रशियन माफिया गॉडफादर पोस्टन, देन यू विल हेल्प अस फॉर आवर वर्क, बट सी आवर कंडीशन इज वर्स देन दोस टाइम। तुमने हमसे वादा किया था, अगर हम तुम्हारी मदद रशियन माफिया गॉडफादर बनने में करेंगे तो तुम हमारी मदद करोगे। आगे के काम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन देखो हमारी कंडीशन पहले से कहीं ज्यादा बुरा है। दूसरा आदमी, नाउ वी वॉन्ट योर क्लैरिफिकेशन, व्हाट इज गोइंग ऑन, हमें सफाई चाहिए, ये सब क्या हो रहा है। उन दोनों की बात सुन तीसरा आदमी बोला, जेम्स एंड जॉनी सही है गॉडफादर, पीछे 4 सालों से हम जो भी डील करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जा रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया है। और उसको रोकने वाली वर्ल्ड की सबसे खतरनाक माफिया रूथलेस डार्क क्वीन है। हमें समझ नहीं आ रहा वह ऐसा हमें क्यों टारगेट कर रही है। अब तक हमारा अरबों का नुकसान हो गया है, पता नहीं क्यों वह हमारे पीछे पड़ी है। सालों पहले हमने आपकी मदद की थी पिछले गॉडफादर को मारने में, इसलिए नहीं कि हमें आज का दिन देखना पड़े। ऐसे ही सब गॉडफादर से कंप्लायंट करने लगे, तभी वहां गन शॉट की आवाज बुझा। आवाज सुन सब शांत हो गए। सबका अपनी डर भरी नजरों से गन चलने वाले दिशा में देखे तो वहां गॉडफादर अपने हाथ में गन लिए उन सबको अपनी खतरनाक नजरों से घूर रहे थे। गॉडफादर अपनी खतरनाक आवाज में, यू ऑल रियली थिंक दैट यू कैन कंट्रोल मी, क्या तुम लोग को लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? यह मुमकिन नहीं। जब गॉडफादर बनने के लिए मैं अपने सगे भाई, अपने पूरे परिवार को मार सकता हूं, तो तुम लोग क्या चीज हो? भूलो मत, इस वक्त जहां तुम लोग खड़े हो वह सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। यह मेरी दुनिया है और तुम लोग मेरे लिए छोटे कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। फिर अपने खास आदमी से, यहाँ काफी शोर है और तुम्हें अच्छे से पता है मुझे शोर पसंद नहीं। जो भी मेरे खिलाफ जाए उसे दुनिया से आजाद करो। बोल कुर्सी से सिर टिका, आंखें बंद कर लिए। उसके ऐसा करते ही कमरे में गोलियों की आवाजें, साथ ही लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगा। गॉडफादर के गार्ड्स ने वहां आए 50 से ज्यादा माफिया के साथ आए, उनके गार्ड्स को भी कुछ ही वक्त में मर दिए। अब बाकी के बचे लोग अपनी खौफ भरी नजरों से गॉडफादर को देखने लगे। गॉडफादर शैतान के जैसे हंसते हुए, आई होप तुम लोग को पता चल चुका होगा आगे क्या करना है। उनमें से एक आदमी डरते हुए, गॉडफादर चाहे कुछ भी हो, हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। गॉडफादर अजीब तरीके से हंसते हुए, गुड डिसीजन, चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। उसके बोलते ही असिस्टेंट मीटिंग शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे बाद गॉडफादर अपनी जगह से उठते हुए, नाउ मीटिंग इज ओवर, अब तुम लोग अपने काम पर लग जाओगे। अब मैं देखता हूँ वह क्वीन हमारा क्या बिगड़ती है। बोल जैसे ही बाहर जाने को हुआ, बाहर से तेज धमकों की आवाजें, साथ गोलियों की आवाजें आने लगी। इन आवाज को सुन गॉडफादर के गार्ड उसको प्रोटेक्ट करने लगे, बाकी माफिया के गार्ड्स भी उनको प्रोटेक्ट करने लगे। कुछ वक्त बाद सब कुछ शांत हो गया। सब शांत होने के बाद गॉडफादर और बाकी माफिया उस बिल्डिंग के बाहर निकले। बाहर का नजारा देख उसके आंखों में हैरानी के साथ डर दिखने लगा, उनका शरीर कांपने लगा। बाहर उनके सारे गार्ड्स मार चुके थे, आधा से ज्यादा आइलैंड में ब्लास्ट हो चुका था।
वहां के बिल्डिंग, विला, जेट, चॉपर एंड शिप सब कुछ जल चुका था। सब अपनी डर भरी नजरों से चारों तरफ देख ही रहे थे। अचानक उनके कानों में एक खतरनाक वायलिन की धुन सुनाई दिया। उस धुन को सुनते बाकी माफिया के शरीर में डर की लहर दौड़ गया। सब अपने चारों तरफ देखने लगे। वही गॉडफादर के सिर से पसीना बहने लगा। उसके मुंह से लखाराती आवाज में निकला, वो जिंदा है, लेकिन कैसे? मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। अभी वह इतना ही बोला था। वहां कई सारी गोली चलने की आवाज आई। उसी के साथ गॉडफादर के आसपास खड़े लोग मारने लगे। कुछ वक्त बाद वहां सिर्फ गॉडफादर बचे। उनका डर से बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी अपने डर को काबू कर तेज आवाज में बोले, को कौन हो तुम? देखो, जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। तुम्हें मेरे पावर का अंदाजा नहीं है। मैं माफिया का गॉडफादर हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बर्दाश्त कर सकता हूं। गॉडफादर की आवाज सुन वहां एक सर्द मगर प्यारी आवाज गुंजी, ओह रियली गॉडफादर उर्फ मिस्टर कामरान बोरस। इस आवाज को सुन गॉडफादर, जिसका असली नाम कामरान था, वह डर से कांपते हुए अपने सामने देखने लगा। सामने का नजारा देख कामरान डर से 2 कदम पीछे हट गया। उसके सामने एक 24 साल की बेहद खूबसूरत लड़की, जिसे कोई एक बार देख ले तो उससे नजर ना हटे। सबके खतरनाक उसकी वह सिल्वर आंखें, जो हमेशा इमोशनल लेस, रूथनेस एंड कोल्डनेस से भरी रहता। उन्हीं आंखों में कामरान को देख एक हैवानियत के साथ बेतहाशा नफरत दिख रहा था। उस लड़की की खतरनाक आंखें देख कामरान का शरीर कांपने लगा। वह लड़की लाशों के बीच से होते हुए कामरान के सामने खड़ी हो बिना किसी इमोशन के उसको देखने लगी। कामरान अपनी डर भरी आवाज में, जज जानत, तुम जिंदा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी। कामरान की बात सुन जन्नत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद खौफनाक था। वह कामरान को अजीब तरह से देखते हुए सनक भरे लहजे में, क्या हुआ कामरान बोरस? अपने मौत को सामने देख सांसें थाम सा गया। वैसे होना भी चाहिए। अगले ही पल अपनी नफरत भरी आवाज में, तुमने कोशिश तो बहुत की मेरे परिवार के साथ मुझे भी मारने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसको ऊपर से नीचे तक घूरते हुए, तेरी औकात नहीं जो तू जानत बोरस को छू भी सके। मरना तो दूर की बात है, तू बिल्कुल अपने बाप जैसा बुझिल है, जो सिर्फ पीठ पीछे धोखा दे सकता। लेकिन कोई ना, जो कल नहीं हुआ वह आज होगा। सेमीकोलन। जन्नत की ऐसी सनकी वाली बातें सुन कामरान डरते हुए, तुम करने क्या वाली हो? जन्नत अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए, अब तुझ जैसे शैतान को मारने थोड़ी ना भगवान आएंगे। भगवान ने तेरा फैसला जन्नत बोरस उर्फ इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली रूथलेस माफिया क्वीन के हाथ में छोड़ा दिया है। सो बी रेडी फॉर डेथ माई सो कोल्ड यूजलेस अंकल। जानट की बात सुन कामरान के आंखों में अड़ा दिखने लगा। वह अपनी डर भरी आवाज में, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा इकलौता परिवार बचा हूं इस दुनिया में। अगर मैं मर गया तो तुम अकेले रह जाओगी। कामरान की बात जन्नत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी उस वीरान आइलैंड पर गुजने लगा। अगले ही पल अपनी खतरनाक आवाज में कामरान ध्यान से देख अपने चारों तरफ इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा। आज से 8 साल पहले तुमने एक तबाही मचाई जिसमें मैं और मेरा परिवार बर्बाद हुआ। तूने अपनी इसी काली दुनिया के लिए एक हंसता खेलता परिवार तबाह किया था ना। देख, आज तेरे आंखों के सामने तेरी यह पापी दुनिया बर्बाद हो गया और तू कुछ नहीं कर पाया। फिर उसके आंखों में देखते हुए, तू कभी मेरा परिवार था ही नहीं। तू सिर्फ बोरस खानदान के टुकड़ने पर पलने वाला कुत्ता था और वही रहेगा। तुझे तो याद ही होगा तू कौन है। जन्नत की बात सुन कामरान, जो थोड़ी देर पहले डर रहा था, वह गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था, जिस पर तुम्हारा परिवार राज कर रहा था। कामरान इतना ही बोला था। जन्नत उसके सीने, पैर, हाथ और पेट में गोलियां मारकर अपनी खतरनाक आवाज में बोली, क्या किसका होना चाहिए और किसका था, यह ऊपर जाकर अपने बाप से पूछना। जन्नत के गोली मारते ही इसका कामरान जमीन पर घुटने के बल गिर गया, लेकिन कुछ याद कर अचानक वह जोर जोर से हंसते हुए कहा, जन्नत जन्नत जन्नत, ओह मेरी प्यारी जानत, तुम्हें क्या लगा मुझे मारकर तेरा बदला पूरा हो गया? तूने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। कामरान की बात जन्नत की समझ नहीं आया। वह बिना किसी एक्सप्रेशन को उसको देखने लगी। कामरान जन्नत को देखते हुए अपने चेहरे पर अजीब से मुस्कान लिए, इब्राहिम बोरस रशियन माफिया गॉडफादर, जिसका पूरे माफिया पर राज चलता है, जिसको कई देशों की सरकार सपोर्ट करता है, उस पावरफुल इंसान को कुछ माफिया मिलकर मार दिए। कामरान की बात सुन जन्नत के माइंड में कुछ क्लिक किया और वह हैरानी से कामरान को देखने लगी। कामरान जन्नत के एक्सप्रेशन देख सब कुछ समझ गया। कामरान जन्नत से, अगर मेरे बस में तेरे बाप को मरना होता तो बहुत पहले मार चुका होता, लेकिन अफसोस मेरे पास उतना पावर नहीं था। जन्नत, मतलब इन सब के पीछे कोई और है जिसकी मदद से तूने मेरी फैमिली को मारा। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए, कौन है वह जिसके कारण मेरे मॉम डैड मारे गए? क्या दुश्मनी थी उसकी हमसे?
कामरान हंसते हुए, उसकी दुश्मनी तेरे बाप से नहीं तेरे माँ से था, वह तेरी और तेरी माँ की मौत चाहते थे। तेरी माँ तो मर गई लेकिन तू उस दिन मेरे हाथों से बच गई, लेकिन अफसोस आज नहीं बचेगी। अगर आज मैं मरूंगा तो तू भी मेरे साथ मरेगी और तेरा बदला कभी पूरा नहीं होगा। इतना बोल हंसते हुए अपने वॉच में एक बटन प्रेस किया। उसके इतना करते ही उस आइलैंड के जमीन में कंपन होने लगा। फिर अचानक उस आइलैंड के चारों तरफ ब्लास्ट होने लगा, जिसे महसूस कर कामरान हंसने लगा। जन्नत जो कामरान की बात सुन कुछ सोचने लगी। अचानक उसका ध्यान अपने चारों तरफ गया। ब्लास्ट के कारण पूरा आइलैंड आग में जलने लगा। जन्नत के चारों तरफ आग से घिर गई, फिर भी उसके चेहरे पर कोई डर के भाव नहीं आया। अचानक उस आइलैंड पर एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा आइलैंड आग के लापतों में घिर गया। जन्नत ऊपर आसमान की ओर देखते हुए नफरत भरी आवाज में कही, तुम जो कोई हो दुआ करना जन्नत वापस ना आए, क्योंकि अगर यह रूथलेस क्वीन वापस आए तो तू इतिहास बन जाएगा, एक दर्द भरा खौफनाक इतिहास। इतना बोल अपनी आंखें बंद कर ली। क्या इसी के साथ जन्नत की कहानी का अंत हो गया? क्या यही है जन्नत की कहानी का अंत या होगी एक नई शुरुआत? कौन थी जन्नत बोरेंस? क्या है उसकी कहानी? कौन था वह अनजान इंसान? वी लॉस्ट रियल जेम, जन्नत का रिबर्थ हुआ जाही। कैम्ब्रिज, यूनाइटेड स्टेट। कैम्ब्रिज के सबसे बड़े माउंट हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में काफी हड़बड़ी का माहौल था। डॉक्टर और नर्स इधर उधर भागते हुए बेड पर लेटी लड़की को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ओटी बेड पर लेटी लड़की, जिसका पूरा चेहरा और बाल खून से सना, वह खुद को जिंदा रखने के लिए वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर ही रहे थे। अचानक उस लड़की के पल्स तेजी से डाउन होने लगा, जिसे देख नर्स परेशानी भरे लहजे में कही, डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। पेशेंट हार्ट रेट एंड पल्स रेट बोथ आर फॉलिंग। पेशेंट कंडीशंस इज नॉट स्टेबल। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। पेशेंट का हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों गिर रहा है। पेशेंट की हालत सामान्य नहीं है। उस नर्स के बोलने पर डॉक्टर जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगे। एक डॉक्टर पेशेंट को स्टेबल करने लगे, लेकिन कुछ वक्त बाद जैसे ही ऑपरेशन खत्म होने को हुआ, मशीनों से आती आवाजें तेज हो गया। उसके कुछ वक्त बाद ही वहां बिल्कुल शांति छा गया। डॉक्टर के हाथ रुक गए, मशीनों पर लाइन दिखने लगा। सारे डॉक्टर के चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में नमी आ गया। पीछे खड़ा डॉक्टर अपने आंखों में नमी लिए दूसरे डॉक्टर से, टुडे वी लॉस्ट रियल जेम। उस डॉक्टर की बात सुन दूसरा डॉक्टर भी सिर हिला दिया। चीफ डॉक्टर नर्स को आगे का काम बता जैसे ही बाहर निकलने लगा, अचानक मशीन से तेज आवाज आने लगा। इसी के साथ बेड पर लेटी लड़की एक तेज सांस के साथ बेड से थोड़ा ऊपर उठ गई। नर्स खुशी से चिल्लाते हुए, डॉक्टर प्लीज स्टॉप, लुक एट द पेशेंट, शी इज अलाइव, इट्स अ मिरेकल। नर्स की आवाज सुन डॉक्टर जो जा रहे थे वह अपनी जगह से वापस उस लड़की के पास आ गए। उस लड़की को जिंदा देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। चीफ डॉक्टर बाकी डॉक्टर से, गाइस नाउ वी हैव सेकंड चांस एंड दिस टाइम वी हैव टू विन। दोस्तों, हमें दूसरा मौका मिला है, इस बार हमें जीतना है। चीफ के बोलते ही सारे डॉक्टर अपने काम में लग गए। 2 घंटे कोशिश करने के बाद वह लड़की स्टेबल हो गई। उस लड़की को ठीक देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। चीफ डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर से, शिफ्ट हर इन आईसीयू वार्ड एंड मॉनिटर हर कंडीशन फॉर 24 घंटे, बोल ओटी से बाहर निकला। चीफ डॉक्टर के बाहर निकालते ही एक 22 साल की लड़की और एक 65 साल का आदमी उस डॉक्टर के पास आ गए। उन दोनों के आंखों में इस वक्त आंसू और चेहरे पर गहरी उदासी था। चीफ डॉक्टर अपने चेहरे का मास्क निकाल मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, अंकल, योर ग्रैंड डॉटर इज रियल फाइटर, शी डिफीटेड डेथ एंड कम बैक फॉर अस, नाउ शी इज आउट ऑफ डेंगर। उस डॉक्टर की बात सुन उस आदमी के जान में जान आया और वह वही लगे चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर की बात सुन वह लड़की उनके गले लग रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच डैड फॉर सेविंग माई एंगल लाइफ। मैं बता नहीं सकती उसकी हालत देख मैं कितना डर गई थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए उस लड़की के सिर पर किस कर बोले, आपकी एंगल अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके दादू नहीं, आप जाकर उनको देखिए। इतना बोल चीफ डॉक्टर वहां से निकल गया। वह लड़की उस बूढ़े आदमी के पास बैठ उनसे बोली, ग्रैंडपा आई टोल्ड यू ना, हमारी आही को कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर देखना कैसे हम पर हुक्म चलाती है। उस लड़की की बात वह आदमी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला। उस लड़की को अपने गले लगा लिए। कुछ वक्त बाद उस उठी वाली लड़की को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसी वार्ड के सोफे पर वह आदमी और लड़की बैठे चीफ डॉक्टर को अपना काम करते हुए देखने लगे। अच्छे से चेक करने के बाद वह डॉक्टर उस आदमी से मुस्कुराते हुए बोले, अंकल, नाउ आई कंडीशन इज स्टेबल, लेकिन उसे होश कल तक आएगा। डॉक्टर की बात सुन उस आदमी के चेहरे पर सुकून उतर आया। वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उस डॉक्टर से कहे, डॉक्टर रणवीर, थैंक यू सो मच, टुडे माई ग्रैंड डॉटर इज फाइन जस्ट बिकॉज ऑफ यू।
उस आदमी की बात सुन डॉक्टर रणवीर उस आदमी से अंकल आही मेरी भी बेटी जैसी है। और ऐसे ही मैंने जो कुछ किया वह मेरा फर्ज था, अब आप निशा के साथ घर जाइए। आही के साथ आप दोनों में से कोई नहीं रुक सकता। रणवीर की बात उस वह आदमी बेड पर पड़ी लड़की को देख कहे मैं ऐसी हालत में अपनी बच्ची को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। रणवीर उनको समझाते हुए अंकल आपकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज आप घर जाकर रेस्ट कीजिए, अगर आही को बाद में पता चला आपने रेस्ट नहीं किया है तो वह आपसे गुस्सा हो जाएगी। रणवीर की बात सुन वह आदमी निशा के साथ घर के लिए निकल गए। रणवीर एक नर्स को आही का ध्यान रखने का बोल वार्ड से निकल गए। रात का वक्त, हॉस्पिटल के विप फ्लो पर शांति छाया था। वही विप वार्ड के बेड पर लेटी आही की आंखें धीरे धीरे खुलने लगा। इस वक्त उस वार्ड में कोई नहीं था। आंखें खोलते ही उस लड़की को हॉस्पिटल का सफेद सीलिंग दिखा। उसको समझ नहीं आया वह कहाँ है, इसलिए वह अपने चारों तरफ देखने लगे। खुद को हॉस्पिटल में पाकर उसको काफी हैरानी हुआ। वो बेड पर उठकर बैठ गई, फिर चारों तरफ अच्छे से देख खुद से कही मैं तो उस आइलैंड पर थी और वहां हुए उस ब्लास्ट में मर चुकी थी, तो फिर हॉस्पिटल में कैसे? क्या कोई मुझे वहां से निकाला है? लेकिन ऐसा होना पॉसिबल कैसे है? उस लड़की को काफी कंफ्यूजन होने लगा, जिसके कारण उसके सिर में दर्द होने लगा। अपने सिर को झटक अपने चारों तरफ देख खुद से जन्नत, पहले तुझे फ्रेश होना चाहिए, उसके बाद ये सब सोचना, बोल बेड से उठने लगी। पैर में प्लास्टर लगे होने के कारण उसको थोड़ा परेशानी हुआ, लेकिन उसको किसी तरफ का कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जन्नत को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर सब कुछ इग्नोर कर वह वॉशरूम की ओर बढ़ गई। जन्नत वॉशरूम में जाकर सबसे पहले अपने चेहरे को पानी से साफ की, फिर जैसे ही मिरर में अपना चेहरा देखी, उसके मुंह से हैरानी में चीख निकल गया। वह अपने चेहरा छूते हुए हैरानी भरे लहजे में खुद से बोली OMG, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये मैं हूं, लेकिन यह मेरा चेहरा नहीं है। फिर वह खुद के दूध से सफेद हाथ पैरों को देख शौक भरे लहजे में मैं इस बच्ची के शरीर में क्या कर रही हूं? मैं तो मर चुकी थी। अपना सिर पकड़, ओ गॉड ये सब क्या हो रहा है? जन्नत खुद से सवाल करने लगी। उसको यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। वह खुद से मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे मैं इस लड़की को जानती हूँ। जन्नत अपने चेहरे को मिरर में देखते हुए कुछ याद करने लगी, तभी उसको इस लड़की की याद आया। जन्नत खुद को देख अपनी हकलाती आवाज में ये तो आही का चेहरा और उसका शरीर है, लेकिन मैं आही के शरीर में क्या कर रही? और आही कहाँ है? कहीं उसके साथ कुछ गलत? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सोचते हुए जन्नत के दिल में आही के लिए दर्द होने लगा। उसके दिमाग के काफी सवाल आने लगा, लेकिन उसको किसी जवाब का जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद खुद के इमोशन को कंट्रोल कर वह बाथरूम से बाहर निकल वार्ड में वापस आ गई। जन्नत बेड पर बैठ अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसको कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। जन्नत को सबसे ज्यादा आही के लिए डर लग रहा था। जन्नत अभी सोच रही थी, तभी अचानक उस रूम में पीले सफेद रंग का रोशनी फैलने लगा। उसी के साथ वहां एक सुनहरे रंग का कपड़ा पहने खूबसूरत सी परी जन्नत के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। अचानक उस परी को अपने सामने देख भले ही जन्नत के आंखें में हैरानी के भाव आ गए, लेकिन उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस रहा। अलगे ही पल जन्नत बेड से उठ फाइटिंग पोस्चर में आकर उस परी को अपनी कठोर नजरों से घूरने लगी। उसका ऑरा डार्क होने लगा, जिसे महसूस कर वह परी 2 कदम पीछे हट गई। जन्नत को लगा ये जरूर उसकी कोई दुश्मन है। जन्नत अपनी सर्द आवाज में हु आर यू? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? किसने भेजा तुम्हें? जन्नत की बात सुन वह परी खुद को शांत कर अपनी प्यारी आवाज में जन्नत, आपने तो हमें डरा ही दिया। हम आपके कोई दुश्मन नहीं, और ना ही हमें किसी ने भेजा है। परी की बात सुन जन्नत अपने हाथ नीचे कर उसको ऊपर से नीचे देख, अगर तुम्हें मेरे दुश्मनों ने नहीं भेजा तो कौन हो तुम? और ऐसे अचानक कैसे आए? परी, हम आपको आपके सवालों का जवाब देने आए हैं। क्या आप जानना नहीं चाहती, मरने के बाद भी आप इस शरीर में जिंदा कैसे हैं? और आही कहाँ है? उस परी की बात सुन जन्नत शांत होकर वापस बेड पर बैठ सवालिया नजरों से परी को देखने लगी। जन्नत के सवालों को समझ वो परी अपनी शांत मगर प्यारी आवाज में, हमारा नाम माया परी है, और हमने ही आपकी आत्मा को इस शरीर में डाला है। आपका पुराना शरीर उस ब्लास्ट में खत्म हो गया। माया परी की बात सुन जन्नत कंफ्यूजन में, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो मर चुकी थी, अगर मैं यहाँ हूं तो आही कहाँ है? माया परी, हाँ आप मर चुकी थी, लेकिन आपको जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है। इस शरीर की मालकिन आही अब इस दुनिया में नहीं है। आपको जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिले, ये हमारी नहीं इस शरीर के मालिक की इच्छा थी। वह चाहती थी उनके जाने के बाद उनका शरीर आपको मिले। माया परी की बात सुन जन्नत के आंखों में हल्की नमी आ गया। उसको समझ नहीं आया आखिर आही ऐसा क्यों चाहती थी। जन्नत अपने आंसू छुपा हकलाती आवाज में,
आही मर गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उससे ऐसा क्यों किया? मैं उसकी जिंदगी कैसे जी सकती हूँ? जन्नत का दिल भारी होने लगा, उसकी आंखें लाल हो गया। माया परी जन्नत के बेचैनी और इमोशन को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उनको सच बताना था, इसलिए वह आगे बोली, आही अब इस दुनिया में नहीं है, अपने असली दुनिया में है। जन्नत को परी की बात समझ नहीं आया, वह उनको देखते कंफ्यूजन में, आपके कहने का मतलब क्या है? और आही किस दुनिया में चली गई? माया परी, हम जानते हैं आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन इस वक्त हम उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। उन सवालों का जवाब आपको वक्त आने पर मिलेगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, आपको ईश्वर के तरफ से जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है। आज से आही की जिंदगी आपकी है। जन्नत कुछ सोच बोली, हम आही से मिलना चाहते हैं, आपने कहा। वह दूसरी दुनिया में है, मतलब वह जिंदा है। हमें प्लीज उससे मिलवा दो। माया परी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। आपको जब भी उनकी जरूर होगी, वह आपसे जरूर मिलने आएगी। हमारे जाने के बाद आपको उनकी यादें मिल जाएगा। पुनः जन्म के साथ आपको कुछ शक्तियां भी मिली है, जिसका पता आपको आगे चलेगा। उन शक्तियों का उपयोग आप किसी भी गलत काम में नहीं कर सकती। अब हम चलते हैं। फिर जन्नत को एक अंगूठी देते हुए बोली, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े आप हमें बुला सकती है। इतना कह माया परी वहां से चली गई। उसके जाते हैं जन्नत के सिर में तेज दर्द होने लगा। क्यों आए जन्नत आही के शरीर में? कौन है यह आही? क्यों आही जन्नत की अपना शरीर दी? 2 एंट है या आरंभ, जन्नत के सामने आहिरा का सच। जन्नत हमारी कहानी की हीरोइन। इनका पूरा नाम जन्नत बोरस, उम्र 24 साल। ये दिखने के काफी खूबसूरत है और इनकी खूबसूरती में 4 चांद। उनकी ग्रीन आंखें लगती, इनके अंदर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं, इनको किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्नत ब्यूटीफुल विद ब्रेन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जन्नत की दूसरी पहचान रूथलेस डार्क माफिया क्वीन की है, जिसके नाम भर से डार्क वर्ल्ड खौफ खाता है। जन्नत हमेशा से ऐसी नहीं, लेकिन अपनों के दिए धोखे और अपने परिवार को खोने के बाद यह इमोशनलेस एंड रूथलेस हो गई, जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। खून बहने में इनको अलग सुकून मिलता है। बोरस फैमिली रशिया की रॉयल फैमिली है, जिन्होंने रशिया में माफिया की शुरुआत की। सालों से बोरस फैमिली का हेड माफिया गॉडफादर बनता। गॉडफादर की बात सभी माफिया को मानना पड़ता है। गॉडफादर किसी भी माफिया को कोई ऐसे काम नहीं करने देते जिससे आम जनता या सरकार को प्रॉब्लम हो। जन्नत बोरस रशियन माफिया गॉडफादर इब्राहिम बोरस की एक लौटी बेटी और होने वाली नेक्स्ट माफिया क्वीन। वह हमेशा से अपने पिता के जैसा बनना चाहती। जन्नत बचपन से जितना इंटेलिजेंट उतनी खतरनाक थी। बचपन से इसे हर तरह की ट्रेनिंग दी गई जो माफिया किंग या क्वीन को मिलता है। जन्नत जब 14 साल की हुई तब उसके 14th बर्थडे पर उसका पूरा परिवार बर्थडे सेलिब्रेट करने के साथ छुट्टियां मानने अपने आइलैंड पहुंचे। वहां जाकर सबने काफी मस्ती की, इस बात से अनजान एक बहुत बड़ा खतरा उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। इब्राहिम के छोटे भाई कामरान बोरस, जिसे अपने बड़े भाई से नफरत था क्योंकि इब्राहिम बचपन से काफी इंटेलिजेंट थे। कामरान कुछ माफिया के साथ मिलकर पूरे बोरस खानदान को मार दिए, अपने माँ बाप बहन तक को नहीं छोड़ा। सबको मार पूरे आइलैंड पर ब्लास्ट कर वहां से निकल गया। जन्नत भी मर ही गई होती, लेकिन सही वक्त पर उसके पिता के भरोसेमंद आदमी उसको बचा लिए। 1 साल कोमा में रहने के बाद जन्नत को होश आए। उसके बाद वह पूरी तरह बदल गई। अपने परिवार के मरने के बाद जन्नत इमोशनलेस हो गई। जन्नत को कोई भी इमोशनल महसूस नहीं होता। उसके बाद जन्म हुआ द रूथलेस डार्क माफिया क्वीन का, जिसका खौफ भर से सिर्फ रसिया ही नहीं अदर कंट्री भी कॉप उठता। जन्नत के जिंदगी का एक ही मकसद था, कामरान की बर्बादी और मौत। आज पूरे 10 साल बाद उसका बदला पूरा हुआ। साथ ही जन्नत को उनकी जिंदगी सबसे बड़ा सच नहीं पता चला। आज तक उसको लगता था उसके परिवार के मौत में सिर्फ कामरान का हाथ है, लेकिन आज कामरान के मुंह से ये सुन इन सबके पीछे कोई और भी है। जन्नत के अंदर थोड़ी देर शांत हुआ, नफरत वापस बढ़ने लगा। इसी के साथ जन्नत के जिंदगी का अंत। लेकिन क्या यह अंत है या आरंभ? फिर एक नई कहानी का आगाज, चलिए देखते हैं। कैम्ब्रिज हॉस्पिटल वार्ड। माया परी की बात सुन जन्नत को काफी हैरानी हुआ। आखिर आहिरा उसको अपना शरीर क्यों दी? आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आही तो जन्नत को अपनी जिंदगी दे दी। जन्नत को सब कुछ जानना था, इसलिए वह माया परी को देखने लगी। माया परी जन्नत को आगे कुछ बातें समझा वहां से निकल चली गई। उनके जानते ही वह वार्ड वापस पहले जैसा हो गया। माया परी के जाने के कुछ वक्त बाद जन्नत के सिर में तेज दर्द हुआ। इसी के साथ उसके दिमाग में आही की सारी यादें किसी रील के जैसे चलने लगा। कुछ वक्त बाद जन्नत के सिर का दर्द ठीक हो गया, उसको आही की यादें मिल गई।
जन्नत अपनी जगह से उठ वार्ड में लगे बड़े से मिरर के आगे खड़ी होकर खुद के चेहरे को देखने लगी। अपने नए चेहरे को देखते हुए उसके आंख में अपने फैमिली के मौत के बाद पहली बार नमी आया। आही के मौत का सच जान जन्नत के आंखों में नमी के साथ गुस्सा दिखने लगा। उसका ऑरा खतरनाक होने लगा। आही का पूरा नाम आहिरा विल्सन, एज 18 साल। ये दिखने में किसी अप्सरा से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत तो जन्नत भी थी, लेकिन आही उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। इसके चेहरे पर एक अलग तेज होता है। दूध जैसा सफेद बच्चों सी मुलायम स्किन, गोल प्यारा चेहरा, गुलाबी पतले ओठ, कमर तक लंबे घने सुनहरे साल। सबसे खास उसकी आंखें हैं। आही की आंखें 80% जन्नत के आंखों मैच होता है। जहां जन्नत की आंखें पूरी तरह ग्रीन था, वही आहिरा की आंखें 80% ग्रीन और 20% ब्लू था, जो उसे सबसे ज्यादा यूनिक बनाता। आहिरा विल्सन कैलिफोर्निया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रॉबर्ट विल्सन की इकलौती ग्रैंड डॉटर है। आहिरा विल्सन फैमिली की जान है। आहिरा बचपन से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। इसका IQ आम बच्चों से 10 गुना ज्यादा था। महज 18 साल के उम्र में यह यूनाइटेड स्टेट के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से यह अपना मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। आही डॉक्टर के साथ के अलावा एक साइंटिस्ट भी है, जो काफी कम वक्त में कई तरह के यूनिक प्रोजेक्ट बना चुकी है। शी इज जीनियस। लेकिन कहते हैं ना, इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। आही भले ही जीनियस थी, लेकिन दुनिया की बुराई का उसको कोई अंदाजा नहीं था। ये भी कह सकते हैं इसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। आहिरा एक बहुत साफ दिल की, सब पर भरोसा करने वाली, सबकी मदद करने वाली प्यारी और मासूम लड़की है। आहिरा का दिल एक फरिश्ते का है। वो किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती, जिसका फायदा हमेशा उसके आसपास के लोग उठाते। लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको सबसे प्रोटेक्ट करते। आहिरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए विल्सन फैमिली उसकी बात मान लिए। कैलिफोर्निया से आहिरा कैम्ब्रिज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ गई। आहिरा के कॉलेज में 4 दोस्त बने, निशा सिंघानिया, जॉन, लियो एंड मैरियट। निशा और जॉन आहिरा से सीनियर है। दोनों अपने मेडिकल के फाइनल ईयर में है। इन दोनों की उम्र 23 साल है। दोनों आहिरा के काफी अच्छे दोस्त हैं। वह हमेशा आही को बड़े भाई बहन के जैसे प्रोटेक्ट करते, क्योंकि दोनों उससे बड़े थे। मैरिया और लियो भी आहिरा के काफी अच्छे दोस्त बन गए। वही लियो काफी हैंडसम था। वह हमेशा आहिरा का केयर करता, जिससे आही भी उस पर काफी ट्रस्ट करने लगी। आही को लियो का हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा लगता था, जिसके कारण वह लियो को पसंद करने लगी थी। जिसका पता जैसे ही लियो और मैरिया को चला, दोनों के दिमाग में एक शैतानी प्लान जन्म लिया। लियो आही को प्रपोज किया तो आही भी उसको एक्सपेक्ट कर ली। लियो और मैरिया आहिरा के कामयाबी से हमेशा जलते थे। मैरिया तो आहिरा से नफरत करती थी, जिस बात का मासूम आही को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उनका आहिरा के जिंदगी के आना, दोस्ती करने के पीछे भी उनका एक खास मकसद था। दरअसल आहिरा एक रिसर्च कर रही थी, जो ये मेडिसिन की दुनिया में एक बड़ा चेंज ला सकता है। यह उसके कैरियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। लियो और मैरिया को आही के इस प्रोजेक्ट का काफी पहले से पता था। दोनों आही के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त बाद उनका इंतजार खत्म हुआ। जब उनको आहिरा के रिसर्च कंप्लीट होने का पता चला, तो वह धोखे से उसका प्रोजेक्ट चुरा लिए। जब आहिरा दोनों को ऐसा करते देखी, तो दोनों आहिरा को कॉलेज के छत से धक्का देकर मारने की कोशिश किए। छत से गिरने के बाद दोनों को लगा आही मर चुकी है, इसलिए दोनों वहां से भाग गए। लेकिन उसी वक्त निशा और जॉन आहिरा को ढूंढते वहां पहुंच गए। फिर दोनों आहिरा को हॉस्पिटल ले आए। इन सारी बातों को याद कर जन्नत की आंखें गुस्से में लाल हो गया। कैसे कोई मासूम लड़की जो किसी को दर्द में नहीं देख सकती, उसके साथ ऐसा कर सकता है। जन्नत खुद से अक्स को मिरर में देखते हुए रुधी आवाज में, सॉरी लिटिल गर्ल, आपकी सुपर दिदू उस वक्त आपके साथ नहीं थी जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपके दुश्मनों को बहुत बुरी मौत दूंगी, जिसके कारण आपकी मौत हुए उसको दर्दनाक मौत मिलेगा। मुझे नहीं पता तुमने मुझे अपनी जिंदगी जीने का मौका क्यों दिया, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, आज से मैं जन्नत बोरस नहीं आहिरा विल्सन हूँ। तुम्हारे हर सपनों को पूरा करूंगी। तो क्या करने वाली है जन्नत आहिरा के दुश्मनों के साथ? कौन है लियो और मैरिया? क्या जन्नत आहिरा की जिंदगी जी पाएगी? क्या आहिरा के परिवार को उसके मौत का पता चलेगा? क्यों आहिरा जन्नत को अपनी जिंदगी जिनों को दी? आहिरा और जानेट की पहली मुलाकात। आहिरा एंड जानेट बाउंड। जन्नत को आज से हम आहिरा कहेंगे। जन्नत वापस आकर बेड पर लेटे अपनी और आहिरा की मुलाकात को याद करने लगी। अपने बदले और माफिया के दुनिया में व्यस्त होने के कारण उसके दिमाग से उसकी लिटिल गर्ल बिल्कुल निकल ही गई, जो कुछ ही दिन में उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। फ्लैशबैक। 2 साल पहले आहिरा उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। तब उसको अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए रशिया के मास्को शहर आना पड़ा। उसके साथ नेहा, जॉन और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर भी आए थे।
एक रात आहिरा और उसके दोस्त मास्को घूमने निकले। घूमते हुए आहिरा उनसे अलग दूसरी ओर निकल आए, जिस पर आहिरा का ध्यान नहीं गया। अचानक आहिरा का ध्यान रास्ते पर गया तो वह अपने चारों तरफ देखने लगी, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं पाकर आही के चेहरे पर डर दिखने लगा। वह अपना फोन निकाल नेहा को कॉल करने लगी, लेकिन नेटवर्क वीक होने के कारण कॉल नहीं लगा। अब आहिरा का डर से बुरा हाल होने लगा। तभी अचानक आहिरा के सामने 6-7 लड़कों का ग्रुप आ गया। उन लड़कों को देख आहिरा डर से कुछ कदम पीछे हो गई। उसको फाइटिंग अच्छे से आता, लेकिन उसके लिए ये सब नया था, जिसे देख डर के कारण उसका माइंड काम करना बंद कर दिया। वह लड़के कुछ पल के लिए आहिरा की खूबसूरती में खो गए, लेकिन अलगे ही पल आहिरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। आहिरा खुद की संभाल उनसे लड़ाई करने लगी, जिसे देख उन लड़कों को गुस्सा आने लगा और एक लड़का आहिरा को तेज थप्पड़ मारा, जिससे कारण वह जमीन पर गिर गई। आहिरा के गिरते ही वह लड़के जोर जोर से हंसने लगे। वही आहिरा रोने लगी। वह लड़के उनकी ओर बढ़ने लगे। आहिरा रोते हुए पीछे भागने लगी, लेकिन फिर दो लड़के उसको पकड़ लिए। आहिरा रो रही थी। उसी वक्त वहां से एक कार निकला। उस कार को देख आहिरा हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वह कार नहीं रुका। आहिरा के आंखों से आंसू निकलने लगा, जिसे देख वह लड़के हंसने लगे। उन सब में एक लड़का शैतानों के जैसे हंसते हुए कहा, ही लिटिल गर्ल, इफ यू कोऑपरेट विद अस वी विल जेंटल फॉर यू एंड ट्रस्ट मी आफ्टर सम पेन यू विल ऑल्सो एंजॉय आवर कंपनी। छोटी लड़की, अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम तुम्हारे साथ जेंटल रहेंगे। इस बात का भरोसा रखो और विश्वास करो, थोड़ा दर्द के बाद तुम्हें भी हमारे साथ मजा आएगा। उस लड़के की बात सुन आहिरा रोते हुए डर से कांपने लगी। रोने के कारण उसके मुंह से आवाज निकलना बंद होने लगा। फिर भी वह उनसे बचने की कोशिश करने लगी। एक लड़का जैसे ही आहिरा के कपड़े फाड़ने को हुआ, उससे पीछे से बेहद ठंडी रूह को कपा देने वाली आवाज आया, लगता है कुछ ज्यादा गर्मी है तुम सब में। तभी एक बच्ची से अपनी प्यास बुझना चाहते हो। इस ठंडी आवाज को सुन उन लड़कों के शरीर में डर से सिहरन दौड़ गया। वह लड़के पीछे पलट जैसे ही बोलने वाले इंसान को देखे, एक पल के लिए उसका ऑरा देख उनके आंखों में डर दिखने लगा। लेकिन उनको जैसे ही एहसास हुआ सामने एक लड़की खड़ी है, उनके चेहरे पर गंदी मुस्कान आ गया। एक लड़का गंदी हंसी हंसते हुए अपने दूसरे दोस्त से अपनी भाषा में, यार आज भगवान हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तभी तो एक और अप्सरा को हमारे लिए भेज दिया। आज तो मजा आने वाला है। एक नहीं, आज तो दो अप्सरा के जैसे हसीना के हुस्न को चखने को मिलेगा। आज रात तो मजा ही मजा है। एक लड़का आगे बढ़ सामने खड़ी लड़की को हाथ बड़ा छूते हुए कहा, बेबी टुडे नाइट विल बी स्पेशल फॉर अस, लेट्स एंजॉय। वह इतना ही बोला था। उस सुनसान जगह पर उस लड़के की जोरदार चीख बुझा, जिसे सुन आहिरा जो अब तक रो रही थी वह अपना सिर ऊपर उन सबको देखने लगी। वह लड़का जिस हाथ से उस लड़की को छूने वाला था वह नीचे जमीन पर कटकर गिर गया और वह लड़का भी जमीन पर गिर तड़पने लगा। सब अपनी डर भरी नजरों से सामने खड़ी लड़की को देखने लगे, लेकिन शायद उनके लिए अब तक काफी देर हो चुका था। कुछ ही देर में उनकी दर्दनाक चीखें वहां गूंजने लगा, जिसे सुन आहिरा अपना फेस पैर से लगा रोने हुए कान पर हाथ रख ली। आखिर वह थी तो एक 16 साल की बच्ची ही। सबको मारने के बाद उस लड़की का ध्यान डर से कांपती आहिरा पर गया। वह लड़की अपने हाथ अच्छे से साफ कर अपना मोबाइल निकाल किसी को मैसेज की, फिर आहिरा के पास पहुंची जो डर से अपना सिर घुटने में छुपाए रो रही थी। वह लड़की अपना हाथ आहिरा के सिर पर रख अपनी सॉफ्ट आवाज में बोली, ही लिटिल गर्ल, एवरीथिंग इज फाइन, लुक एट मी, यू आर सेफ नाउ। उस लड़की की इतनी प्यारी आवाज सुन आहिरा अपना सिर ऊपर कर उस लड़की को देखने लगी। सिर ऊपर करते ही आहिरा अपनी ग्रीन आई से उस लड़की के ग्रीन आई में टुकुर टुकुर देखने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों को एक दूसरे के पास होने पर अपनापन महसूस हुआ। आहिरा के सामने इस वक्त जन्नत खड़ी थी। जन्नत अपना हाथ आहिरा के आगे बढ़ा, अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए प्यार से बोली, लिटिल गर्ल डरो मत, अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा। चलो उठो, मैं हूं आपके साथ। जन्नत की बात सुन आहिरा कुछ देर उसको अपनी मासूम नजरों से देखते रही, फिर बच्चों जैसे जन्नत का हाथ पकड़ खड़ी हो गई। जन्नत आहिरा के आंखों पर हाथ रख उसको अपने कार के पास लेकर आए, फिर अपने कार में बिठा वहां से निकल गई। इस वक्त आहिरा काफी डरी थी, इसलिए जन्नत उसको अपने साथ अपने फ्लैट लेकर आ गई। जन्नत के साथ होने पर आहिरा खुद को सेफ महसूस करने थोड़ी देर बाद आहिरा सब कुछ भूल नॉर्मल होकर जन्नत से बातें करने लगी। बातें तो आहिरा कर रही थी, जन्नत बस मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। आज सालों बाद जन्नत के चेहरे पर मुस्कान आया। अगली सुबह जन्नत आहिरा को उसके होटल छोड़ वहां से जाने लगी। तभी आहिरा जन्नत के हाथ पकड़ मासूमियत से बोली, सुपर दीदू आप जा रही हो, प्लीज मेरे पास रुको ना, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आहिरा के मासूम चेहरे को देख सालों बाद जन्नत के अंदर इमोशन जगा। वह आहिरा के गाल पर हाथ पर प्यार से बोली, बच्चा अभी मुझे जाना होगा, लेकिन अगली बार मैं पक्का आपसे मिलूंगी तो आपके साथ रुकूंगी। आहिरा भी उसकी बात मान ली, फिर जन्नत वहां से चली गई।
वैसे ही आहिरा पूरे 1 महीना मस्को में रही और इस बीच आहिरा और जन्नत के बीच काफी अच्छा रिश्ता बन गया। आहिरा और जन्नत के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन गया। आहिरा जन्नत को अपने और अपने फैमिली के बारे में भी काफी कुछ बताए। वह चाहती थी जन्नत उसके साथ उसकी फैमिली से मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। अपना काम खत्म कर आहिरा वापस आ गई। वही आहिरा के जाने के बाद वापस जन्नत की जिंदगी अंधेरे से भर गया। वह अपने काम में बिजी हो गई, जिसके कारण उसको आहिरा का ध्यान नहीं रहा। आहिरा हमेशा जन्नत से बात करती, लेकिन जन्नत उससे ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उसको अच्छे से पता था अगर उसके दुश्मनों को आहिरा का पता चला तो वह खतरे में आ सकती है। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद कर जन्नत के ओठों हल्की दर्द भरी मुस्कान आ गया। वह खुद से कही, बच्चा काश मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज तुम और मैं दोनों जिंदा होते। कुछ वक्त बाद मेडिसिन के असर और कुछ कमजोरी के कारण जन्नत सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जन्नत अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। आंखें खोलते ही उसका ध्यान अपने चारों तरफ गया। तभी उसको कल की सारी बात याद गया। कल की बात याद आते ही उसको एहसास हुआ आज से वह अनाथ जन्नत नहीं बल्कि आहिरा है, जिसके पास उसकी पूरी फैमिली है। ये सब याद कर जन्नत के दिल में एक अगल एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसको सुकून मिला। अपनी फैमिली को खोने के बाद जन्नत दुनिया में बिल्कुल अकेले थी, लेकिन आज उसके पास एक प्यार करने वाली फैमिली के साथ कई लोग थे। आहिरा अभी अपने सोच में गुम थी, तभी वार्ड का दरवाजा खुला और वहां से 2 लड़के अंदर आए। एक की उम्र 27 और दूसरे की उम्र 23 साल होगा। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए अंदर आए, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान बेड पर बैठी आही पर गया, जो टुकुर टुकुर उन्हें देख रही थी, उनके आंखों में नमी लेकिन ओठों पर मुस्कान आ गया। दोनों आही के पास आकर उसको एक साथ अपने गले लग गए। अचानक उन दोनों के गले लगते ही जन्नत को काफी अजीब लगा। उसका दिमाग उन्हें खुद से अलग करना चाहा, लेकिन दिल में सालों बाद एक गर्माहट महसूस हुआ, जिसे महसूस कर जन्नत की आंखें बंद हो गया। तो क्या सबको पता चल जाएगा जन्नत का सच? क्या जान पाएंगे सब आहिरा और जन्नत का सच? क्यों आहिरा अपनी जिंदगी जन्नत को दी? कौन है ये दोनों लड़के? अब कैसे करेगी आहिरा अपने दुश्मनों से सामना? 3 जन्नत का आही के भाई और पापा से मिलना। डॉक्टर की हैरानी। आही को होश में आया देख उन दोनों लड़के के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी आ गया। दोनों एक साथ आही के पास आकर उसे अपने लगे लगा लिए। ऐसे दोनों के अचानक गले लगने पर जन्नत को एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुआ। उसके लिए यह फीलिंग काफी नया था। जन्नत का कोई भाई नहीं था, इसलिए उसको नहीं पता इस फीलिंग को क्या कहते हैं। जन्नत को उन दोनों लड़के के पास होने या उनके छूने से किसी तरह की कोई भी बुरी फीलिंग नहीं आया। इनफैक्ट उसको दोनों से गले मिल काफी सुरक्षित महसूस हो रहा था, जो उसके लिए काफी नया था। आज सालों बाद आही के बाद कोई इंसान ऐसे जन्नत को प्यार से अपने गले लगाया था। जन्नत को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुआ। जन्नत को याद आया पहले लड़के का नाम एरिक विल्सन। विल्सन फैमिली के बड़े बेटे, उम्र 27 साल। ये दिखने में किसी हॉलीवुड एक्टर के जैसे। इनका लुक काफी हद तक अमेरिकन है, क्योंकि इनके फादर अमेरिकन लेकिन माँ इंडियन है। ये जितना हैंडसम उतना ही खतरनाक है। यह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी छोटी बहन आहिरा से। आहिरा इनकी जान है। दूसरे लड़के का नाम एल्बर्ट विल्सन। विल्सन फैमिली के छोटे बेटे, उम्र 23 साल। ये भी काफी हद तक अपने भाई के जैसे दिखते हैं। यह मस्त मौला स्वभाव के इंसान है। इनकी जान इनकी बाबी डॉल मतलब इनकी प्यारी बहन आही में बसता है। एरिक और एल्बर्ट के ऐसे गले लगाने पर आहिरा को अपने बॉडी में दर्द होने लगा, लेकिन वह अभी कुछ नहीं बोलती उससे पहले कोई उनके पास आकर तेजी से उन दोनों को आही से अलग कर दिया। आही कुछ समझती उससे पहले कोई उसको अपने गले लगा, प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए फिक्र भरी आवाज में बोले, प्रिंसेस आर यू ओके? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? इस आवाज को सुन आहिरा अपना सिर उठा गले लगाए इंसान को देखी तो उनको देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गया। वह आदमी आही को प्यार से अपने लगे लगा। एरिक और एल्बर्ट को घूरने लगे। सामने खड़े आदमी को देख जहां एरिक उनको घूरने लगा वही एल्बर्ट साइड हो गया। इस आदमी का नाम एडवर्ड विल्सन, उम्र 55 साल। ये रॉबर्ट विल्सन के बेटे और इन तीनों के पिता है। एडवर्ड अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी बेटी आही से। आही उनकी जान है। एरिक और एल्बर्ट का चेहरा काफी हद तक एडवर्ड से मिलता है। पूरे यूनाइटेड स्टेट में इनकी एक खास पहचान है। ये दुनिया के सामने एक रूड एंड हार्टलेस इंसान है, लेकिन अपने परिवार के लिए बिल्कुल आम इंसान। एडवर्ड अपने दोनों बेटे को घरते हूँ, यू बोथ स्टूपिड बॉयज। तुम दोनों को नहीं दिख रहा मेरी प्रिंसेस को कितना चोट लगा है? फिर उसको इतने जोर से गले क्यों लगाया? देखो मेरी प्रिंसेस का पूरा चेहरा दर्द से लाल हो गया है। एडवर्ड की बात सुन एरिक और एल्बर्ट को एहसास हुआ अनजाने में कि दोनों अपनी बहन को हट कर दिए। दोनों को गिल्ट महसूस होने लगा। दोनों एक साथ आही को देखने लगे। उनके आंखों में आही के लिए फिक्र और प्यार साफ साफ देखा जा सकता है।
एरिक आही को चेक करते हुए घबराहट भरी आवाज में, बच्चा आपको ज्यादा दर्द हो रहा? प्लीज बच्चा, अपने बिग ब्रो को माफ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। एल्बर्ट उदासी भरी आवाज में, सॉरी बाबी डॉल, प्लीज अपने ब्रो को माफ कर दो, आपको मेरे कारण दर्द हुआ। एरिक और एल्बर्ट को ऐसे परेशान और दुखी होता देख जन्नत को उनके लिए बुरा लगने लगा। वह बहुत अच्छे से जानती है आही के दोनों भाई उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसको समझ नहीं आया आखिर वह बोले तो बोले क्या, लेकिन कुछ तो बोलना था, इसलिए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए आही अपनी प्यारी आवाज में बोली, ब्रो प्लीज कैम डाउन एंड डोंट वरी, आई एम फाइन, मुझे दर्द नहीं हो रहा। आही की आवाज सुन दोनों भाई के दिल को शांति मिला। तभी फिर से वार्ड का गेट खुला, वहां से रॉबर्ट और डॉक्टर रणवीर बातें करते हुए एक साथ अंदर आए। आही को होश आया देख दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गया। रॉबर्ट के आंखों में नमी आ गया। वह आहिरा के पास आ प्यार से उससे अपने गले लगा। इमोशनल होकर रुधी आवाज में बोले, प्रिंसेस आपने तो अपने बडी को डरा ही दिया था, आप सोच भी नहीं सकती है आपको वैसी हालत में देख मेरा क्या हाल हुआ था। रॉबर्ट की हालत आही अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह उनसे अलग हो अपनी क्यूट आवाज में बोली, उहू बडी आप इतना सेटी क्यों हो रहे हो? योर प्रिंसेस इज वेरी स्ट्रांग, लुक एट मी, आई एम फाइन। सबसे मिलने के बाद जल्दी डॉक्टर आही को चेक करने लगे। वहीं बाकी चारों वार्ड के दूसरी तरह खड़े होकर आही को देखने लगे। आहिरा को चेक करते हुए डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गया, लेकिन जल्द ही वह अपने एक्सप्रेशन को छुपा उसके कई टेस्ट किए। डॉक्टर आहिरा से, आही क्या इस वक्त आपको आपके पैर में कहीं दर्द हो रहा या बॉडी के किसी पार्ट में? आही नो डॉक्टर, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा, इनफैक्ट मैं तो अच्छे से चल भी पा रही हूँ। प्लीज आप मेरे पैरों से यह प्लास्टर निकाल दीजिए, बोल उनको अपनी हरी आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगी। आही को देख डॉक्टर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह मुस्कुराते हुए उसके पैरों से प्लास्टर निकाल उसको एक इंजेक्शन लाएंगे, फिर रेस्ट करने का बोल वार्ड से निकल गए। डॉक्टर के जाने के बाद आही से वापस अपने फैमिली से बात करने लगी। सबसे बातें करते हुए आही सो गई। आही के सोने के बाद एरिक, एडवर्ड और रॉबर्ट भी डॉक्टर से बात करने के लिए वार्ड से निकल। एल्बर्ट को आही का ध्यान रखने को बोल। क्या आएगा आही के रिपोर्ट में? क्या करने वाली है आही आगे? क्या होगा जब एरिक, एल्बर्ट और एडवर्ड को सच का पता चलेगा? इट्स अ मिरेकल कन्विक्शन सेरेमनी। डॉक्टर कैबिन। डॉक्टर ध्यान से आहिरा की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर रिपोर्ट पर आश्चर्य के भाव आ गया। उनके लिए अपने आंखों में विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन सबूत उनके समाने होने के कारण उनको विश्वास करना पड़ा। उनके इतने सालों के मेडिकल करियर में आज पहली बार उनको ऐसा केस देखने को मिला था। उनके लिए ये साइंस से ज्यादा मैजिक था। एरिक, एडवर्ड और रॉबर्ट कैबिन में बैठे डॉक्टर के बोलने का इंतजार करने लगे। तीनों के दिल में आही को लेकर बेचैनी था। डॉक्टर को कुछ ना बोलता देख रॉबर्ट बेचैन होकर, डॉक्टर मेरी प्रिंसेस ठीक है, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्लीज जो भी हो हमें सच सच बताए। रॉबर्ट की बात सुन डॉक्टर अपने सामने बैठे तीनों इंसान को देखने लगे, जिनके चेहरे पर आहिरा के लिए डर और फिक्र देखा जा सकता है। डॉक्टर रणवीर मुस्कुराते हुए, मिस्टर विल्सन सच कहूं तो मुझे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अपने इतने सालों के मेडिकल करियर में पहली बार मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला है। इट्स अ मिरेकल। कल तक जो लड़की अपने सांसों के लिए लड़ रही थी, आज वह बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं हो, सिवाय कुछ हल्के फुल्के चोट के। डॉक्टर की बात सुन उन तीनों के चेहरे पर भी शौक से भरे एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन उनकी प्रिंसेस ठीक है ये जानकर उनको काफी खुशी भी हुआ। एरिक, डॉक्टर अगर मेरी बहन ठीक है तो क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर वह ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 24 घंटे तक हम उनको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि उनकी हेड इंजरीज काफी सीरियस था। बाद में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। उसके बाद आप लोग चाहे तो आहिरा को कल सुबह तक घर ले जा सकते हैं। आप लोग को उसका खास ख्याल रखना होगा। भले ही चोट पहले से काफी ठीक है, लेकिन सिर पर गहरा चोट आया था। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिना देर किए आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ऐसे ही डॉक्टर उन तीनों को कुछ बातें बता। डॉक्टर से बात कर एरिक, रॉबर्ट और एल्वार्ड वापस आही के वार्ड में आ गए तो देखे आही अब तक सो रही है। वही एल्बर्ट उसके पास बैठा उसे देख रहा था। एरिक, एल्बर्ट और एल्वार्ड को वार्ड में आता देख एल्बर्ट अपनी जगह से उठ उनके पास आकर, डॉक्टर ने क्या बोला? प्रिंसेस ठीक है ना? क्या कोई टेंशन वाली बात है? एरिक एल्बर्ट के कंधे पर हाथ रख, यू डोंट वरी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है और कल उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब जाकर एल्बर्ट को शांति मिला। एल्बर्ट आही को देख अपने भाई से, ब्रो आई डोंट अंडरस्टैंड, प्रिंसेस के साथ अचानक ये सब क्या और कैसे हुआ? मुझे ऐसा लग रहा जैसे जरूर इन सब के पीछे किसी का हाथ है। आई मीन टू से
प्राइंसेस उस वक्त अकेले छत पर क्या कर रही थी? एल्बर्ट की यह बात सुन रॉबर्ट, एडवर्ड और एरिक तीनों का ऑरा डर्क हो गया। तीनों को एल्बर्ट के बोलने का मतलब समझ आ गया। आही के टेंशन में उनका इस बात पर ध्यान गया ही नहीं। रॉबर्ट अपनी कठोर आवाज में एरिक से कल सुबह होने पहले प्राइंसेस के साथ कॉलेज में क्या हुआ उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। फिर एल्बर्ट से, हम लोग कल सुबह प्राइंसेस को लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकलेंगे, तो जाने की तैयारी करो। एरिक हमें सिर हिला वार्ड से निकल गए। एल्बर्ट भी अपने भाई के पीछे निकल गए। एडवर्ड और रॉबर्ट वार्ड में लगे सोफे पर बैठ गए। आही की हालत देख रॉबर्ट के आंखों में नमी आ गया, जिसे देख एडवर्ड उनके गले लग, डैड प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ डैड, खुद को संभालिए, आप प्राइंसेस इज एब्सोल्युटली फाइन। कल डिस्चार्ज होने के बाद हम प्राइंसेस को घर ले जा रहे हैं। देखना मॉम और मोना को देख, प्राइंसेस बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगी। रॉबर्ट आही को देखते हुए, आवर प्राइंसेस इज वेरी इनोसेंट एंड सॉफ्ट हार्टेड। मुझे डर लग रहा कहीं इस हादसे के बाद मेरी प्राइंसेस की मासूमियत छीन ना जाए। अब हम अपनी प्राइंसेस को एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं रहने देंगे। एडवर्ड रॉबर्ट से, डैड सब कुछ ठीक होगा, हम अपनी प्राइंसेस को कुछ नहीं होने देंगे। आप रेस्टिंग रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकता है। प्राइंसेस अब शाम को ही उठेगी, तब तक मैं उसके पास हूँ। रॉबर्ट को एडवर्ड की बात सही लगा, इसलिए वह रेस्ट करने चले गए। शाम को आही से मिलने उसके दोनों दोस्त निशा और जॉन आए। एल्बर्ट, जॉन और निशा आही का मूड ठीक करने के लिए उससे काफी देर बात किए। बातें तो वह तीनों कर रहे थे, आही बस उन्हें सुनकर कभी अपना सिर हिला देती तो कभी मुस्कुरा देती। आज से पहले आही कभी इतना शांत नहीं हुई थी। वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती, हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान रहता। उसके लिए सबको बुरा लगने लगा, जिसे जन्नत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, उसके लिए यह अच्छा था। बातें करते हुए आही को कल कॉलेज में होने वाले कन्विक्शन सेरेमनी का पता चला। कल यूनिवर्सिटी में बेस्ट रिसर्च को भी अवार्ड मिलने वाला था। इसी अवार्ड के लिए लियो और मैरिया ने आही के रिसर्च को चुराया। आही के दिमाग के कल के लिए एक खतरनाक प्लान चलने लगा, जो उसके दुश्मनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। आही अपने मन में, तुम दोनों ने मेरी लिटिल गर्ल को धोखा दिया है, उसका बादल मैं बहुत अच्छे से लूंगी और उसकी शुरुआत कल से होगा। इतना सोच उसकी आंखें बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कुछ देर बाद सब हॉस्पिटल से चले गए। रात को एरिक आही के साथ रुका। आही को कल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ होने वाले अवार्ड सेरेमनी में जाना था। अगली सुबह आही को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। रॉबर्ट और एडवर्ड चाहते थे आही उनके साथ सुबह ही कैलिफोर्निया चले, लेकिन आही के जिद करने पर वह उसके कॉलेज जाने के लिए मान गए। रॉबर्ट और एडवर्ड उससे एयरपोर्ट पर मिलने वाले थे। वही एरिक और एल्बर्ट अपनी बहन के साथ कॉलेज जाने वाले थे। उन दोनों को नहीं पता कॉलेज में उनकी बहन क्या करने वाली है, लेकिन इतना जरूर पता है कल उनको एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। तो क्या करेगी आही? क्या होगा एरिक और एल्बर्ट का रिएक्शन अपनी बहन का डेविल रूप देखकर? क्या करने वाली है आही लियो और मैरिया के साथ? 4. अवार्ड सेरेमनी। आहिरा का यूनिवर्सिटी आना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल को काफी अच्छे से सजाया गया था। यूनिवर्सिटी हर साल ये फंक्शन कॉन्डक्ट करता। हर फील्ड के फर्स्ट ईयर से फिनाले ईयर के स्टूडेंट बैठे अपने सीनियर को सर्टिफिकेट्स लेते हुए देख रहे थे। आज के सेरेमनी में हर फील्ड के जीनियस के साथ यूनाइटेड स्टेट के कुछ खास मिनिस्टर के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी आए थे, क्योंकि उन सबको अपने लिए बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए, जो उनको यहीं से मिलेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जिनकी जरूर बड़ी कंपनी को है। स्टूडेंट के लिए भी यह एक अच्छा मौका है। सारे गेस्ट के आ जाने के बाद सेरेमनी स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट को उनका डिग्री मिलने लगा, साथ ही उनके अचीवमेंट को भी बताए जाने लगा। स्टेज पर प्रोफेसर के बीच मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर रणवीर सिंघानिया भी बैठे थे, क्योंकि वह वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर में से एक है। लियो, मैरिया एक साथ बैठे अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अपने आसपास बैठे अलग अलग फील्ड के लोगों से बातें कर रहे थे। अभी तक सबको लियो और मैरिया के रिसर्चर्स का पता चल चुका था। वहीं उनके थोड़ी दूर पर बैठे निशा और जॉन दोनों ही अपनी जलती आंखों से उन्हें घूर रहे थे। उन दोनों को लियो और मैरिया कभी भी पसंद नहीं थे, वह सिर्फ आहिरा के कारण उनको झेलते थे। जॉन मुंह बनाकर निशा से, निशु बीब्स, डू यू रियली थिंक दे बोथ आर जीनियस? आई थिंक देयर इज समथिंग सस्पिशियस अबाउट देम। आई डोंट नो व्हाट बट आई फील इट। निशा अपनी आंखें छोटी कर उनको घूरते हुए, तुझे सस्पिशियस लग रहा है? मैं तो पूरी तरह कन्फर्म हूं। जरूर इन दोनों ने कोई झोल झाला किया है। जॉन कंफ्यूजन में, व्हाट झोल झाला? मुझे समझ नहीं आया। निशा चिढ़कर कर, क्या यार तुम भी ना? पीछे 3 सालों से हिंदी सिखा रही हूं।
अभी तक झोल झाला नहीं जानते। झोल झाला मतलब जरूर कुछ गड़बड़। निशा की बात सुन पहले जॉन चिढ़ गया, लेकिन आगे की बात सुन वह भी सोचने लगा। दोनों का सोचना भी सही था। जो दो इंसान आज तक उनसे भी पीछे थे, उनके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, वह आज जीनियस कैसे हो गए। निशा, मुझे लगता है इनके प्रोजेक्ट में जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम ही सोचो, कुछ दिन पहले तक इनके प्रोजेक्ट का कोई नामो निशान नहीं था, फिर अचानक कहां से आ गया। दरअसल पिछले साल पहले एक रिसर्च के दौरान आहिरा को एक रेयर बीमारी का पता चला। आमतौर पर इस बीमारी का पता डॉक्टर या मशीन से नहीं चला, लेकिन आहिरा खुद के द्वारा बनाए मशीन से इन सब का पता की। बीमारी जानने के बाद इसका इलाज का खोज भी आही की। ये प्रोजेक्ट उसके जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन लियो और मैरिया को इसका पता चल गया, जिसके बाद दोनों ने ये प्लान बनाया। जॉन, यू आर राइट। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया जिसे सोचने भर से वह हैरान रह गया। जॉन हैरानी भरे लहजे में, बीब्स, कहीं ऐसा तो नहीं एंजल के एक्सीडेंट के पीछे इनका हाथ है? डू यू रिमेंबर 1 वीक पहले एंगल हमें अपने किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी, जिस पर वह 1 साल से काम कर रही थी। जॉन की बात सुन अब निशा के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण दोनों शांत हो गए। भले ही इस वक्त उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन दोनों इतनी आसानी से इस मामले को छोड़ने वाले नहीं थे। बाद में इस मैटर पर बात करने का बोल दोनों सेरेमनी पर ध्यान देने लगे। थोड़ी देर बाद जॉन और निशा को उनका मेडिकल डिग्री के साथ बेस्ट स्टूडेंट का मेडल भी मिला। अपनी बेटी को मेडल मिलता देख रणवीर बहुत खुश हुए। जॉन और निशा को अब बस आही के आने का इंतजार था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को यकीन हो गया था आही के इस हालत के पीछे लियो और मैरिया का हाथ है। थोड़ी देर बाद वह वक्त आ गया जिसका लियो और मैरिया को बेसब्री से इंतजार था। दोनों को स्टेज पर बुलाया गया। एंकर दोनों को अवार्ड देने के लिए यूनाइटेड स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया। उनको अवार्ड मिलता उससे पहले वहां एक लड़की की मीठी मगर के ठंडी आवाज बुझा। वाई वॉज देयर सच अ हरी? इतनी भी क्या जल्दी है? कोष्टक। इस आवाज को सुन सब आवाज वाली दिशा में देखने लगे, तो सबकी आंखें वहीं पर जम सा गया। वही सामने से आती लड़की को देख लियो और मैरिया के चेहरे पर हैरानी के साथ डर दिखने लगा। वही जॉन और निशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। सबके बीच से होते हुए आहिरा किसी क्वीन के जैसे आ रही थी। ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लैक पेंट, जितनी सुंदर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वही एरिक और एल्बर्ट चेहरे पर मास्क लगाए अपनी बहन के दोनों साइड बॉडीगार्ड के जैसे खड़े थे। तीनों इस वक्त डेविल्स लग रहे थे। अचानक वहां का तापमान गिरने लगा। अपने सामने आही को देख लियो और मैरिया बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन जैसे ही उनको याद आया उनके किए का कोई भी सबूत आही के पास नहीं होगा, ये सोच शांत हो गए। आही को देख यूनिवर्सिटी के बाकी प्रोफेसर भी हैरान हो गए, क्योंकि सबको उसके एक्सीडेंट का पता चल गया था। सबको एनका की आवाज सुन होश आया। एनका आहिरा को देख, मिस, व्हाई आर यू स्टॉप अस? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मिस, आपने हमें क्यों रोका? क्या आपको कोई समस्या है? कोष्टक। एनका की बात सुन आही के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गया, जिसे देख लियो और मैरिया अंदर से कांप गए। डर तो एनका भी गया, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आहिरा एनका से मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स आई हैव प्रॉब्लम। फिर मासूम फेस बनाकर अपनी प्यारी आवाज में, एक्चुअली बिफोर दिस अवार्ड सेरेमनी आई वांट टू गिव स्पेशल गिफ्ट टू माय डियर फ्रेंड्स लियो एंड मैरिया, एंड आई एम वेरी श्योर यू एंड माय डियर फ्रेंड विल लव माय गिफ्ट, सो प्लीज अलाउ मी टू शो इट। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। दरअसल अवार्ड सेरेमनी से पहले मैं अपने प्यारे दोस्त लियो और मैरिया को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती है, और मुझे पक्का यकीन है मेरा गिफ्ट आपको और मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। इसलिए प्लीज मुझे इसे दिखने की अनुमति दे। आही ये सब बोलते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि सब उसको देखते रह गए। सबकी नज़र अपनी बहन पर महसूस कर एरिक और एल्बर्ट का ऑरा डार्क होने लगा, जिसे महसूस कर सबका ध्यान उन दोनों को चला गया। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान उनके कोल्ड आंखों पर गया, सबसे अंदर डर की लहर दौड़ गया। आही की बात सुन एंकर विप गेस्ट और बाकी सबको देखने लगा। सबसे परमिशन मिलने के बाद एंकर मुस्कुराते हुए, यू कैन शो योर गिफ्ट लिटिल एंगल। एंकर की बात सुन आही के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गया। वह अपना मोबाइल निकाल 30 सेकंड तक कुछ की, उसके बाद वहां लगे बड़े से प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगा। आही लियो और मैरिया को देख अपनी एक आई विंक की, जिसे देख वह कांपने लगे। उनको कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। सब प्रोजेक्टर की ओर देखने लगे। सामने चल रहे वीडियो को देख किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लियो और मैरिया के पैरों तले जमीन खिसक गया। उन दोनों के साथ वहां बैठे 3 और इंसान के चेहरे पर भी डर दिखने लगा, जिसे देख आही के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गया। इस वक्त प्रोजेक्टर पर चल रहे वीडियो पर दिखाया जा रहा था कैसे लियो और मैरिया
3 लोगों के साथ मिलकर आहिरा से उसका प्रोजेक्ट लेने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही आही के पता चलने के बाद उसको मारने की कोशिश किए। वह वीडियो पूरे 30 मिनट का था। उस वीडियो को देख वहां बैठे हर इंसान के आंखों में उन 5 के लिए गुस्सा दिखने लगा। सच जानने के बाद क्या होगा? कौन है वह 3 आदमी? कौन सी सजा देने वाली है जन्नत आही के दुश्मनों को? मैरिया की नफाट लेजेंड डॉक्टर शाइन। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। देन लेट्स स्टार्ट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सामने प्रोजेक्टर पर चल रहे वीडियो में लियो और मैरिया के साथ 3 इंसान और था, जिनके बारे में कभी कोई सोच तक नहीं सकता है। तीनों दुनिया के नज़र में काफी शरीफ इंसान है। पहला इंसान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर हेनरी स्मिथ, जो दुनिया के सामने एक महान डॉक्टर है, लेकिन काली दुनिया में इनका अलग पहचान है। मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड होने के कारण इनको यूनिवर्सिटी में हो रहे नए पुराने सारे रिसर्च का पता रहता है। इनका मकसद आहिरा के बनाए रेयर मेडिसिन को हथिया कर उसे ब्लैक मार्केट में बेच पैसे कमाना था। साथ ही आही के बनाए मशीन को भी ये ब्लैक मार्केट में बेचने वाले थे। जो इन सब में इनका साथ मिस्टर डेल्टन ब्राउन, लियो एस फादर एंड मिस्टर मार्टिन मिला, मैरिया एस फादर दे रहे थे। जहां मार्टिन के कई सारे हॉस्पिटल और फार्मेसी था, वही डेल्टन भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। दोनों की कंपनी मर्ज था। आज से पहले भी ये लोग ऐसा काम सबसे बचकर कर चुके थे। स्टूडेंट या प्रोफेसर के बनाए मशीन हो या दवाई, सबको ये लोग गवर्नमेंट के नज़र से छिपाकर ब्लैक मार्केट में बेचते। यूनिवर्सिटी में होने वाले सारे इश्यू को हेनरी संभाल लेते। उस वीडियो में लियो और मैरिया के सच्चाई के साथ डेल्टन, मार्टिन एंड हेनरी के काले कामों की सच्चाई भी था। सच जानकर वहां आए अदर बिजनेसमैन के साथ मिनिस्टर भी हैरान रह गए। उन सब के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गलत दवाई के कारण ना जाने कितने ही लोगों की मौत हो चुका है और उसके पीछे इन तीनों का हाथ था। एज अ डॉक्टर, लियो एंड मैरिया के गलती के कारण 20 लोगों की जान जा चुका था, जिसे ये लोग आसानी से छुपा लिए। दरअसल डेल्टन और मार्टिन यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी में शामिल है, इसलिए किसी को इनके गलत काम का पता नहीं चला। अब इनको कौन ही बताए? चाहे ये लोग कितने भी बड़े तोप हो, लेकिन हमारी डार्क क्वीन के आगे फुसकी बम से ज्यादा कुछ नहीं है। करीब 30 मिनट बाद प्रोजेक्टर बंद हो गया और वहां लाइट आ गया। सब गुस्से भरी नजरों से लियो, मैरिया, डेल्टन, मार्टिन एंड हेनरी को देखने लगे। उन पांचों अपने आंखों में डर लिए सबको देखने लगे। लेकिन जैसे ही मैरिया का ध्यान आही पर गया, उसके आंखों में नफरत दिखने लगा, जिसे देख आही के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गया। वही अपनी बहन पर मैरिया की नफरत भरी नजरें महसूस कर एल्बर्ट और एरिक की आंखें लाल हो गया। उनका सच सबके सामने आ गया था। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आही उनको सफाई देने का मौका भी नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैरिया आही से नफरत भरी आवाज में, यस आई डू एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी, इफ आई एनीवन गिव मी वन चांस आई विल यू किल यू अगेन बिकॉज आई हेट यू। हाँ, मैंने ये सब किया और यकीन मानो, अगर कोई मुझे एक मौका दे तो मैं तुम्हें फिर से मरूंगी, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर आही को ऊपर से नीचे देखते हुए, लुक एट योर सेल्फ। हु आर यू? वॉट इज योर आइडेंटिटी? Front of me you are nothing. I am Maria Miller. And you are such a poor girl. You have no right to stay this university. खुद को देखो, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी पहचान? मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मैं मैरिया मिला हूं और तुम एक गरीब लड़की। तुम्हारे पास इतना भी अधिकार नहीं जो तुम इस यूनिवर्सिटी में रह सको। मैरिया की बात सुन वहां खड़ा हर इंसान उसको ऐसे देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। सबके सामने इतना बड़ा सच था, लेकिन फिर भी वहां ही को नथिंग बोल रही थी। अपनी प्राइंसेस के बारे में ऐसी घटिया बात सुनकर एल्बर्ट और एरिक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एरिक अपनी खतरनाक आवाज में, ओह रियली मिस मिला, शी इज नथिंग फ्रंट ऑफ यू। उसकी आवाज सुन सब उसको देखने लगे। आही भी अपने भाई को देखने लगी, फिर अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए। बट वॉट हैपन इफ मिला फैमिली डोंट एक्सिस्ट इन दिस वर्ल्ड? उसके इतना बोलते ही मार्टिन का फोन बजाने लगा। सबका ध्यान मार्टिन पर चला गया। एरिक आंखों से फोन उठाने का इशारा किया तो वह फोन उठाया। सामने वाले इंसान की बात सुन वह धड़ाम की आवाज से जमीन पर गिर गया। कुछ वैसा ही डेल्टन के साथ हुआ। दोनों की कंपनी बर्बाद हो चुका था, जिसके पीछे एरिक का हाथ था। एरिक मैरिया से, नाउ टेल मी हु आर यू? यू आर जीरो। फिर आही को अपने आगे कर सबको और खासकर मैरिया को देख तेज आवाज में, एवरीवन वांट टू नो हु इज शी, देन आई विल इंट्रोड्यूस हर। सब जानना चाहते हैं ये कौन है, तो मैं इनकी पहचान करता हूँ।
एरिक और एल्बर्ट एक दूसरे को आंख से इशारा कर एक साथ अपना मास्क निकाल दिए। अपने सामने यूनाइटेड स्टेट के बसीनेस किंग एरिक विल्सन एंड हॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग एल्बर्ट विल्सन को देख वहां बैठे हर बसीनेस मैन, मिनिस्टर के साथ स्टूडेंट की आंखें भी हैरानी से बड़ा हो गया। रॉबर्ट और एडवर्ड का देश में भले ही अलग पहचान था, लेकिन एरिक और एल्बर्ट उनसे आगे निकल चुके थे। विल्सन फैमिली का यूनाइटेड स्टेट के इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है, ये बात सब लोग जानते हैं। एल्बर्ट सबको देख अपनी कोल्ड वॉइस में शी इज अहीरा विल्सन, विल्सन फैमिली वन एंड ओनली प्रिंसेस। दिस इज ओनली हर आइडेंटिटी दैट गिवन बाय हर फैमिली, बट शी हैज मेड ओन आइडेंटिटी। शी इज वर्ल्ड नंबर डॉक्टर शाइन। ये है अहीरा विल्सन, विल्सन फैमिली की इकलौती प्रिंसेस। ये पहचान उसको अपनी फैमिली से मिला है, लेकिन इसने दुनिया में अपनी पहचान खुद बनाई है। ये है वर्ल्ड की नंबर डॉक्टर शाइन। कोष्टक शाइन नाम सुन वहां बिल्कुल शांति छा गया। सब आंखें फारे आही को देखने लगे। भला यहां कौन शाइन को नहीं जानता? शी इज मेडिकल लेजेंड। सबकी नजर अपनी बहन पर देख एल्बर्ट और एरिक को गुस्सा आने लगा। एरिक अपनी कोल्ड आवाज में, इफ एनीवन राइज आइज ऑन माई प्रिंसेस आई विल टेक ऑफ हिम ईयर्स। अगर किसी ने मेरी बहन पर आंखें उठाया तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। एरिक की खतरनाक आवाज सुन सब नीचे देखने लगे। एरिक मिनिस्टर से, मिस्टर जॉर्ज आई होप यू नो वेरी वेल व्हाट डू यू हैव टू डू। इफ यू डोंट नो देन यू कैन टेल मी, आई हैव माई ओन वे। मिस्टर जॉर्ज, उम्मीद है आप अच्छे से जानते हैं आपको क्या करना है। अगर आपको पता नहीं तो मुझे बता सकते हैं, मेरे पास अपने तरीके हैं। एरिक की कोल्ड आवाज सुन मिनिस्टर के साथ ऑडिटोरियम में बैठा हर इंसान कांप गया। सबने एरिक विल्सन के बेरहमी के किस्से सुने थे। मिस्टर जॉर्ज प्लीज, यू डोंट वरी मिस्टर विल्सन, आई विल हैंडल एवरीथिंग। कुछ ही देर में वहां पुलिस आई और उन पांचों को लेकर जाने लगी। उनको जाते देख आही के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गया। वह अपना मोबाइल निकाल किसी को मैसेज कर वापस सबको देखने लगी। मिस्टर जॉर्ज के ऑर्डर पर गवर्नमेंट की ओर से एक कम्युनिटी बिठाया जाने वाला था। सारे डिपार्टमेंट में जांच शुरू होने वाला था। सबके जाने के बाद अब वहां एरिक, एल्बर्ट, आही, डॉक्टर रणवीर, जॉन और निशा बचे। निशा हल्के गुस्से में आही से, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम ही वह लेजेंड डॉक्टर शाइन हो? तुम्हें तो पता था ना मैं शाइन की कितनी बड़ी फैन हूं। आही अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लिए निशुद्धी सॉरी मौका नहीं मिला। आही के मासूम फेस को देख निशा मान गई। जॉन खुश होकर, गाइज मैं तो आज बहुत खुश हूं, फाइनली आज मुझे इतने महान डॉक्टर से मिलने का मौका तो मिला। ये सुन सब हंसने लगे। डॉक्टर रणवीर, आही से एक प्रोफेसर होने के नाते हमें आप पर गर्व है बच्चा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आही उनकी बात सुन मुकुरा दी। फिर थोड़ी देर बाद कर सब वहां से निकल गए। जॉन कैलिफोर्निया का था, लेकिन वह कुछ दिन बाद जाने वाला था। डॉक्टर रणवीर और निशा को इंडिया के लिए निकलना था। आही, एरिक और एल्बर्ट के साथ यूनिवर्सिटी से निकल गई। कुछ वक्त बाद उन पांचों के किए हर गलत कामों की खबर मीडिया को मिल गया। कुछ ही घंटे में उन पांचों की जेल से भाग जाने की खराब आने लगा। जहां एक तरफ आही अपने फैमिली के साथ कैलिफोर्निया के लिए निकल गई, वहीं निशा अपने पापा रणवीर सिंघानिया के साथ इंडिया के लिए निकल गई। निशा आही के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसका इंडिया जाना भी जरूरी था। कुछ घंटे बाद उनका जेट कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट के चारों तरफ ब्लैक ड्रेस पहने गार्ड्स खड़े थे। रॉबर्ट, एडवर्ड, एरिक एंड एल्बर्ट जेट से बाहर निकले। आही जेट में ही सो चुकी थी, इसलिए एरिक उसको अपने गोद में लिए आगे बढ़ने लगा। इस वक्त वह चारों ब्लैक ड्रेस में डेविल लग रहे थे। पूरे एयरपोर्ट विल्सन फैमिली के गार्ड्स फैले थे। उनके ड्रेस पर W का सिंबल था। एयरपोर्ट से बाहर 30 से ज्यादा ब्लैक कार खड़ा था। उनके आते ही गार्ड्स डोर ओपन किए। एक कार में एडवर्ड एंड रॉबर्ट बैठ गए, वहीं दूसरे में एरिक, आही एंड एल्बर्ट बैठ गए। उनकी कार तेजी से कैलिफोर्निया के सड़कों पर दौड़ने लगा। तो कैसी होगा जन्नत के आगे का सफर? क्या सजा देने वाली है डार्क क्वीन? दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लग रही होंगी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा इस न्यूज स्टोरी को। थैंक्स, बाय, टेक केयर।